अब आता है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विथ मास नंबर। मैंने बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होता है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम कर्व बनाएंगे किसके बीच में, वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विथ मास नंबर ए, विथ मास नंबर ए। ठीक है, तो मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से आएगा। इधर ले लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाई एक्सिस पर, और इधर ले लो आप एटॉमिक नंबर या मास नंबर, सॉरी मास नंबर। उसका ग्राफ जो है वो इनिशियली क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होगा, जैसे जैसे ए बढ़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ेगा और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फर्दर ये डिक्रीज होना चालू होगा। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, तो यहां पर ये जो एटॉमिक नंबर आएगा वो आएगा, सॉरी मास नंबर आएगा वो आएगा 56। और 56 किसका होता है, मास नंबर आयरन का। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो कौन होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी होती है, आयरन की होती है। ठीक है, आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर आएगी वो आएगी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आयरन से जो जिनका मास आयरन से कम है उन्हें हम बोलते हैं लाइट वेट न्यूक्लियाई, और आयरन से जिनका मास ज्यादा है उन्हें बोलते हैं हैवी वेट न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये वाले क्या होंगे, लाइट वेट, और ये वाले क्या होंगे, हेवी वेट न्यूक्लियाई। तो हर कोई स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो जो लाइट वेट न्यूक्लियाई है ये क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इनके बीच में। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद ये आयरन बनना चाहेंगे। जो हैवी लाइट वेट न्यूक्लियाई है, ठीक है, उनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, एक न्यूक्लियर दूसरे न्यूक्लियर के साथ जुड़ेगा। तो फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, इनमें ये सब क्या चाहेंगे कि हम आयरन बन जाए ताकि स्टेबल हो जाए। तो इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। और जो हैवी वेट न्यूक्लियाई है ये भी क्या चाहेगा कि मैं आयरन की तरफ बढ़ूं क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। तो इनमें क्या होगा, इनमें न्यूक्लियर फिशन होगा। फिशन मतलब टूटना, ठीक है, आपने पहले सुना होगा, फिशन मतलब टूटना। तो इनमें क्या होगा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब आता है आपका रेडियो एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी जो होती है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के से हम डिफाइन करते हैं। स्टेबिलिटी को और हम डिफाइन कर सकते हैं N/Z रेशो से। अब N/Z रेशो क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। इसको रब कर रहा हूं मैं। अब लिखो रेडियो एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। रेडियो एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं N/Z रेशो से। स्टेबिलिटी मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो बताया ही था, साथ में जो स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस is expressed in N/Z ratio।
अब ये n क्या होता है, z क्या होता है? z तो आपको पता है कि z तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या फिर एटॉमिक नंबर होता है, और n क्या होता है, n आपका डिनोट करेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, n क्या है, n आपका है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और z क्या है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो n और z, अगर मैं n और z का ग्राफ बनाता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ देखो कैसा आता है। इधर ले लो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इधर ले लो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो स्टार्टिंग में के जो एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की छोड़ो आप, हीलियम से स्टार्ट करते हैं। हीलियम में क्या होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। फिर हीलियम के बाद ले लो आगे हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, लिथियम में 3 प्रोटॉन और 3 ही न्यूट्रॉन होते हैं शायद। तो स्टार्टिंग में जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ क्या होता है, स्टार्टिंग में ये जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा। 45 कब होता है, जब x और y की वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, स्टार्टिंग में ऐसा होगा। लेकिन हम जैसे जैसे जब आगे बढ़ते जाते हैं, अब जैसे आप सोडियम की बात करो, तो सोडियम का एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, 23, और इसका मास नंबर क्या होता है सोडियम का, 23, और इसका Z कितना होता है सोडियम का, 11। तो इसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 11 प्रोटॉन और 12, मतलब न्यूट्रॉन्स अब क्या होते जाएंगे, न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो ये जो ग्राफ होता है स्टार्टिंग में तो ये 1:1 का रेशियो होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो ये जो कर्व होता है, कर्व कुछ इस तरह से एन की तरफ मुड़ता जाता है। ठीक है, ये आपकी ये जो लाइन है, तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, ये n और z इक्वल होते हैं, लेकिन फर्दर हम आगे जाते जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, और सपोज करो यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो उसका n/z रेशियो ये होता है 1.6। 1.6 किसका होता है, बिस्मिथ का। ठीक है, बिस्मिथ का 1.6 होता है n/z रेशियो। ठीक, इस लाइन में इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट, स्टेबिलिटी बेल्ट। ठीक है, इस स्टेबिलिटी बेल्ट के लिए क्या होता है, n और इक्वल टू z होता है। अगर किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, n जो होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू z, और नीचे क्या है, z ज्यादा है स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे। स्टेबिलिटी बेल्ट किसको बोला, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्टेबिलिटी बेल्ट। तो इसके लिए z जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा है अगर उसके नीचे आता है तो। ठीक है, तो स्टेबल होने की कंडीशन क्या है, स्टेबल होने की कंडीशन है कि n/z रेशियो का, n/z जो रेशियो है वो आपका यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी का मतलब 1 होना चाहिए आपका, तभी वो स्टेबल होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे n/z रेशियो बोला ना मैंने, तो यहाँ पर जो n/z रेशियो है उसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ग्रेटर देन 1 होगा, और यहाँ पर n/z की रेशियो की वैल्यू स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे n/z की रेशियो लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर न्यूट्रॉन ज्यादा है, स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे, एक्चुअल में तो ये ऐसा होता है, और स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे n/z का रेशियो क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये यूनिटी होने की कोशिश करेगा, जो स्टेबिलिटी बेल्ट में आने की कोशिश करेगा। तो स्टेबिलिटी बेल्ट में आने के लिए क्या होगा, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा किसमें, प्रोटॉन्स में। न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, प्रोटॉन में। ठीक है, और नीचे वाले में क्या होगा,
Z जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कन्वर्ट होने, प्रोटॉन्स कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा किसमें, न्यूट्रॉन्स में, तभी ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोटॉन में। ठीक है, यहाँ पे लिख देना n/z अगर ग्रेटर देन 1 है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में। इस तरह के डीके को हम बोलते हैं बीटा प्लस डीके। क्या बोलेंगे इसको, सॉरी बीटा प्लस डीके नहीं, बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके। और जिसमें प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, इस तरह के डीको को बोलेंगे बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके में क्या होगा, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है p प्लस न्यूट्रॉन में। बात समझ में आई, क्यों, टू एंटर इनटू द स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी बेल्ट में एंटर करने के लिए इधर वाले एलिमेंट्स को, जो बेल्ट से नीचे है उसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो प्रोटॉन्स कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स में, टू एंटर इनटू द स्टेबिलिटी। मैंने बताया था कि हर चीज स्टेबल होने की कोशिश करती है, और अगर स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर है तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होंगे, उसको बोलते हैं बीटा माइनस डीके। आई बात समझ में यहां तक, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, डीके क्यों हो रहा है, बीटा प्लस डीके एंड बीटा माइनस डीके क्यों हो रहा है, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, टू एंटर इनटू स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी, there is a decay beta and beta plus and beta minus decay। ठीक है, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, ये बीटा प्लस डीके भी क्या हो रहा है, किसी हो रहा है, टू एंटर इनटू स्टेबिलिटी स्टेट, टू एंटर इनटू स्टेबिलिटी स्टेट। दैट्स व्हाई हियर बीटा प्लस डीके होगा आपका। ठीक है, n/z अगर लेस देन 1 हुआ तो। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, और कोई डाउट है तो पूछो। तो टॉपिक डालो अब, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, spontaneous emission of alpha, beta and gamma particle and radiations। ठीक है, रेडिएशंस भी निकलते हैं साथ में, रेडिएशन मतलब फोटॉन्स वगैरह, एंड रेडिएशंस टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक, अब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो, अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल आपका। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो आपका हीलियम न्यूक्लियस को, हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हीलियम के एटम में से अगर उसका इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, हीलियम न्यूक्लियस, और हीलियम न्यूक्लियस को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। फिर बीटा पार्टिकल, बीटा देखो, बीटा में मैंने दो तरह के डीके बताए थे, बीटा माइनस और बीटा प्लस। तो बीटा माइनस पार्टिकल क्या होता है, बीटा माइनस पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन। बीटा माइनस पार्टिकल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और बीटा माइनस, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन को, E-1 आपको पता ही है, यहाँ पे 0 लिख देना, सॉरी -1E0, -1E0 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। और बीटा प्लस पार्टिकल, बीटा प्लस पार्टिकल क्या होता है आपका, ये आपका पॉजिट्रॉन होता है।
मतलब सेम एज इलेक्ट्रॉन है, बस इस पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो +1 E0 इस तरह से पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। अच्छा, गामा पार्टिकल क्या होता है? तो गामा एक्चुअल में पार्टिकल नहीं होते हैं। गामा क्या होता है? एक तरह की रेडिएशन होती है, एक तरह की रेडिएशन होती है, ठीक है। एक तरह के फोटॉन्स होते हैं गामा पार्टिकल, जिनका मास नहीं होता। और ये गामा पार्टिकल, गामा जो रेज है, उसे गामा पार्टिकल नहीं बोलेंगे हम लोग, गामा रेज बोलेंगे, ठीक है। तो गामा रे कब निकलती है? अल्फा और बीटा जब डीके होता है तो उनके साथ में निकलती है, ठीक है। तो गामा रेज, गामा को पार्टिकल नहीं बोलेंगे हम लोग, गामा रेज होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं? हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स, हाईली एनर्जेटिक फोटॉन, काफी ज्यादा एनर्जी होती है इसमें। हाईली एनर्जेटिक photons emitted with alpha and beta decay when parent nuclei मतलब जिस न्यूक्लियाई का डिके हो रहा है, when parent nuclei is in excited state, parent nuclei is in excited state। अब आप बोलोगे कि पेरेंट, ये न्यूक्लियस भी एक्साइटेड स्टेट पे कैसे आ सकते हैं? तो न्यूक्लियस भी आपके, इनकी भी स्टेट होती है, ये भी एक्साइटेड हो सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह भी। तो न्यूक्लियस भी एक्साइटेड स्टेट पे आ सकते हैं। फिर वो जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर आएंगे तो रेडिएशन एमिट करेंगे, वो रेडिएशन ही आपकी गामा रेज होती है, ठीक है। तो ये पार्टिकल अल्फा बीटा, बीटा में दो तरह के पार्टिकल हो गए, बीटा माइनस बीटा प्लस, फिर आपका गामा हो गया, ठीक है। इन पार्टिकल के साथ और कुछ और पार्टिकल्स भी निकलते हैं साथ में, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। उसके बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है। आप लोगों को दोबारा से रिज्वाइन करना पड़ेगा।